हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका मिस्र की सभ्यता चल रहा था। तो मिस्र की सभ्यता में मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें 30 राजवंश थे जिनको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 8 भागों के नाम मैंने आप लोग को बता दिए थे। देन आपका जो फर्स्ट था प्राग्वंशीय युग, तो इसको मैंने प्राग्वंशीय युग के बारे में सारा आपको मैंने डिटेल में समझाया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई गई थी। फिर आपका था राजवंशीय युग, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्योंकि उसमें कोई भी कलात्मक क्रियाएं नहीं की गई हैं। तो थर्ड है आपका प्राचीन राजवंश। तो प्राचीन राजवंश आपका चल रहा था, जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसमें, और अधूरा रह गया था तो हम इसमें कवर करेंगे उसको। तो आपका पहले मैं जो पिछली वीडियो आपको भेजी थी वो देखते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्राचीन राजवंश में और क्या चीज़ें थी। तो आपका जो मैंने प्राग्वंशीय युग पढ़ाया था उसमें जो है चित्राक्षर लिपि कही जाती थी वहाँ की लिपियों को, जिसका अर्थ होता था पवित्र चिन्ह, और इसमें लगभग 2000 चित्राक्षर किए गए हैं। और आपका जो प्राचीन राजवंश है इसको ओल्ड किंगडम कहते हैं। तो मिस्र की वास्तविक इतिहास प्राचीन 2700 से 2900 ईसा पूर्व राजवंश से ही प्रारंभ होती है। मिस्र का राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वरूप इसी युग से निखर कर सामने आया, और इस काल में तीसरे राजवंश से लेकर छठे राजवंश तक के शासकों ने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया था। तो इसमें जो है 3 राजवंशों से लेके जो है छठे राजवंश तक का काल बताया गया है, और इसमें 500 वर्षों तक उन्होंने शासन किया हुआ है। इन 3 राजवंशों के फरोह न केवल विजयी में अभियानों में रुचि रखते थे बल्कि कलात्मक क्रियाओं में भी रुचि रखते थे। इन्होंने स्थापत्य कला में भी बहुत ध्यान केंद्रित किया हुआ है, उनका भी विकास किया हुआ है। इसी कारण इस काल को जो है पिरामिड युग कहा जाता है, और फरोहों को जो पिरामिड निर्माता कहा जाता है। तो इस काल में जो राजधानी बनाई गई थी वो मेम्फिस को बनाई गई थी, और मेम्फिस ही कला वैभव और का कला केंद्र बना था। तो तृतीय वंश का जो प्रथम सम्राट था, महान सम्राट, वो जोसेर था। तो जोसेर जो था वो इसका पहला सम्राट या फरोह माना जाता है जिसने पिरामिड बनाने की कला का विकास किया था, और पाषाण स्थापत्य का कला का जन्मदाता भी कहा जाता है। इससे पूर्व धूप में सुखाई गई ईंटों से मस्तबा व पिरामिड बनाए जाते थे, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि मस्तबा और पिरामिड कैसे बनते थे। तो जोसेर ने मेम्फिस में 38 फीट ऊंची व 227 फीट चौड़ी समाधि का निर्माण करवाया था, जिसे कुछ समय पश्चात विस्तृत रूप प्रदान किया गया था। ये पहले तो छोटा बनाया था, उसके बाद उसको विस्तृत रूप मतलब उसको बड़ा कर दिया गया था। इसके साथ ही मृतक की अंत्येष्टि करने हेतु मंदिर, शोक कक्ष, भूल भुलैया और खुले प्रांगण भी उसने बनवाए थे, और मंदिर के सम्राट जोसेर की प्रतिमा भी यहाँ पे स्थापित की गई थी। और जोसेर के उत्तराधिकारी जो थे वो पिरामिड निर्माणकर्ता कहे जाते हैं। इसके पश्चात जो तृतीय वंश का जब अंत हुआ, तब चतुर्थ वंश की जब स्थापना हुई तो उसमें खुफू आया। तो खुफू के टाइम पे भी राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व उतना ही बना रहा, कम नहीं हुआ जितना तृतीय में था। तो खुफू, इसमें 3 शासक प्रमुख और प्रभावशाली थे, जिसमें आपको नाम बताया था मैंने, खुफू, खफरे और मेंकरे। तो ये 3 मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था इनके बारे में। तो जो खुफू था उसने पिरामिड युग का महान फरोह कहा जाता है। तो खुफू ने अपने राज्य में बहुत ही कला का विस्तार किया, और इसने बहुत विपुल धनराशि लगाई, बहुत ज़्यादा धनराशि लगाई, और गीज़ा का पिरामिड बनवाया है। तो आप लोग को गीज़ा का पिरामिड पता भी होगा, और लास्ट वीडियो में बताया भी था कि वो कितना फेमस है। तो हज़ारों मजदूरों की सहायता से 13 एकड़ भूमि पर ये पिरामिड बना हुआ है, और 450 फीट ऊंचा पिरामिड का निर्माण बहुत ही दक्ष वास्तुकारों द्वारा बनाया गया है। इसमें लगभग 23 लाख जो है वो प्रस्तर खंडों का यूज़ किया गया है इसको बनाने में, और 20 वर्षों तक लगातार इसमें काम चलता रहा। तो 20 साल तक ये लगातार बनता रहा, और इसके पूर्वी तरफ जो है 3 पिरामिड बनाए गए हैं, जो एक ही पंक्ति में या एक ही लाइन से 3 पिरामिड इसमें बनाए गए हैं। तो आगे आपका बताया था मैंने कि इस वंश का जो दूसरा सम्राट था वो खफरे था। तो देखते हैं कि इसके बारे में और क्या चीज़ें थी। तो खफरे ने भी मिस्र कला में कलात्मक और धार्मिक संस्कृति का विकास किया था। आप देखते हैं आगे, इसने
ये खुशबू लिखा है, यहाँ पे खुफू होगा, तो इसने खुफू के विशाल पिरामिड के पास ही दूसरा पिरामिड का निर्माण करवाया जो कुछ छोटा किंतु कलात्मक आकर्षक है। इनकी आंतरिक सतह लाल ग्रेनाइट व श्वेत से बनाई गई थी। इसके शासनकाल में मूर्तियों का निर्माण प्रचुरता में हुआ था। अब देखिए, जो खुफू के बाद खफरे आया था, तो खफरे ने खुफू के पिरामिड के पास ही एक छोटा सा पिरामिड बनवाया था। वो छोटा था किंतु कलात्मक और आकर्षक था। तो इसके अंदर की जो सतह है वो लाल रंग और ग्रेनाइट व श्वेत पत्थर से बनाया गया है इसे, और इसके शासनकाल में मूर्तियों का निर्माण भी प्रचुरता से हुआ है। पिरामिड के पास ही विशाल स्फिंक्स या स्फिंक्स की मूर्ति भी बनाई गई है जिसका शरीर, सिंह व सिर मानव का है। यह खफरे की वीरता एवं शक्ति का परिचायक माना जाता है। अब देखिए, पिरामिड के पास ही विशाल स्फिंक्स एक मूर्ति बनाई गई इन्होंने, स्फिंक्स या स्फिंक्स उसको कहा जाता है। तो उस मूर्ति का जो धड़ है, जो शरीर है पूरा, वो कैसा बनाया गया है, शेर सिंह जैसा, और जो सिर है वो मानव जैसा बनाया गया है। तो यह खफरे की वीरता का परिचायक माना जाता है। तत्कालीन स्रोत इस बात का उल्लेख करते हैं कि यहाँ पे इस जो मूर्ति बनाई है उसकी लंबाई जो है वो 150 फीट ऊंची और 50 फीट 150 फीट लंबाई, इसकी 150 फीट है और ऊंची है ये 50 फीट, और इसका जो मुख है वो 10 फुट लंबा और चौड़ा है। तो यह पहला फरोह था जिसने इस स्फिंक्स बनाने की कला का विकास किया था। तो ये जो इन्होंने बनवाया था स्फिंक्स, किसने, खफरे ने, तो वो कैसा था, 150 फीट लंबा था और 50 फीट ऊंचा था, और इसका जो मुख है वो 10 फीट लंबा और चौड़ा था। तो ये पहला फरोह था जिसने मूर्ति कला का विकास किया था और स्फिंक्स बनाना स्टार्ट किया था। इन दोनों शासकों ने निर्माण कार्य में देश का प्रचुर धन व्यय कर दिया और देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। फलस्वरूप खफरे के उत्तराधिकारी मेंकरे द्वारा अधिक विशाल पिरामिड का निर्माण नहीं करवाया जा सका। अब देखिए, किन दो शासकों ने, खुफू और खफरे ने। तो इन दोनों शासकों ने क्या करवाया, निर्माण कार्य करवाया प्रचुर मात्रा में, और धन जो व्यय किया, जो धन खर्च किया वो भी बहुत प्रचुर मात्रा में खर्च किया। तो इससे क्या हुआ, जो देश की आर्थिक स्थिति थी, मतलब पैसों की कमी आ गई इनके देश में। तो फलस्वरूप खफरे के जो उत्तराधिकारी थे वो मेंकरे थे, खफरे के बाद आए थे। तो जो मेंकरे थे वो विशाल पिरामिड का निर्माण नहीं करवा सके। क्यों? क्योंकि धन की कमी आ गई थी। तो उक्त तीनों पिरामिड सड़क मार्ग द्वारा नील नदी के किनारे बनी मंदिर घाटी के से जोड़े गए हैं। जो ये पिरामिड बने हुए हैं यहाँ पे, तो कहाँ से जोड़े गए हैं, सड़क मार्ग द्वारा नील नदी घाटी से जोड़े गए हैं। आगे देखते हैं, प्राचीन यूनानी पिरामिडों को प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में माने जाते हैं। आज भी यह प्राचीन विश्व के भौतिक अवशेषों में सर्वाधिक आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। अब देखिए, मैंने आपको गीज़ा के पिरामिड यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। 3 पिरामिड हैं और ये 3 पंक्ति में एक साथ जो बनाए थे खुफू ने, वो हैं पूर्वी साइड में, और ये यहाँ पे स्फिंक्स है, ये मानव का शरीर है, और इसका जो ये नीचे का धड़ है वो सिंह के आकार का है। तो ये यहाँ पे इसको 7 आश्चर्यों में, मतलब 7 अजूबों में पिरामिड की भी गणना की जाती है, जो आज भी विश्व प्रसिद्ध है और आकर्षण का केंद्र है। तो आगे देखते हैं। तो आपका जो है ये प्राचीन राजवंश खत्म हुआ। अब आपका इसके जो प्राचीन राजवंश के बाद काल है उसमें भी ज़्यादा कलात्मक क्रियाएं नहीं की गई थी। प्रथम सामंतवादी काल है प्राचीन राजवंश के बाद, तो इसीलिए मैंने आपको मध्य राजवंश आपका स्टार्ट करवा दिया है। तो इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या कलात्मक क्रियाएँ की गई हैं, क्या चीज़ें बनवाई गई हैं। तो मध्य राजवंश, मिडिल किंगडम। छठे राजवंश के पतन के साथ ही मिस्र के प्राचीन राजवंश या पिरामिड युग का अवसान हो गया और लगभग 150 वर्षों तक मिस्र में कलात्मक विकास की धारा अवरुद्ध हो गई। अब देखिए, जब छठे राजवंश का पतन हो गया, तीसरी से छठे तक थे ना, इसके पहले आपको बताया था प्राचीन राजवंश में, तो ये क्या हुआ, छठे राजवंश में पिरामिड युग का अवसान हो गया, मतलब ख़त्म हो गया पिरामिड युग, और लगभग 150 साल तक यहाँ पे कोई कलात्मक विकास नहीं हुआ। तभी मैंने आपको प्रथम सामंतवादी काल नहीं पढ़ाया है, क्योंकि उसमें कोई कलात्मक क्रियाएं नहीं की गई थी। तो प्राचीन राजवंश के राज्य के पतन के मुख्य तत्वों के कारण थे। प्रथम 5वें राजवंश से ही मिस्र के फरोह विघटनकारी तत्वों पर नियंत्रण रखने में अशक्त एवं अयोग्य रहे तथा केंद्रीय सत्ता पर अनवरत आक्रमण होते रहे।
तो देखिए जो प्राचीन राज्य था तो उसमें जो पांचवें राजवंश थे, जो पांचवें राजवंश के फरोह थे, तो यहाँ पे जो आक्रमण होते थे उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे वो, या नियंत्रण नहीं कर पाए, अशक्त रहें और अयोग्य रहें। इसी कारण इनका जो राज्य था वो उसका पतन होने लग गया था। तो देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। इन राज्यों के शासकों के पास फरोह के समान ही अपना राजप्रसाद, सेना व आयकर अधिकारी होते थे। वह स्वयं ही अपनी जागीर के धर्माधिकारी, सेनापति व न्यायाधीश होते थे। तो क्या हुआ, ये देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होने लग गया और इन राज्यों के जो शासक थे, फरोह थे, वो जैसे पूरे देश का पहले एक फरोह होता था, तो इन राज्यों के अलग अलग फरोह होने लग गए। वो स्वयं के ही पूरे जागीर के धर्माधिकारी और सेनापति और न्यायाधीश भी होते थे, और इनके पास राजप्रसाद, सेना व आयकर अधिकारी भी होते थे। इस युग में परलौकिक जीवन पर संकट की भयंकरता बढ़ गई। यह माना जाने लगा कि अनेक प्रकार के भयंकर जीव, सर्प, घड़ियाल मृतात्मा को भयभीत करते हैं तथा उनके अलौकिक शरीर को नष्ट कर देते हैं। अब देखिए इस युग में क्या हुआ, जो परलौकिक जीवन पर संकट की भयंकरता, मतलब जो मरने के बाद जो परलौकिक जीवन है उस पर कह रहे हैं कि संकट बढ़ गया। तो इनका मानना था कि जो मृतक शरीर है या जो मर जाता है, तो मृतात्मा पर जो है बहुत सारे संकट आए हैं, तो जिससे वो भयभीत हो जाते हैं। तो उसमें कुछ भयंकर जीवों का नाम बताया गया है, जिसमें सर्प और घड़ियाल, ये एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया हुआ है कि ऐसे जीवों द्वारा मृतात्मा भयभीत हो जाती है, और या तो उनके ऐसा मानते हैं कि जो उनका अलौकिक शरीर है, जो मरने के बाद अलौकिक शरीर बचता है, तो वो ये जो भयंकर जीव हैं वो नष्ट कर देते हैं। तो इनसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, देखते हैं। इन सबसे बचाने के लिए मृतक की शवपेटिका पर अनेक जादुई मंत्र व चेतावनियाँ लिखी जाने लगी, जिन्हें कॉफिन टेक्स्ट कहा जाता है। अब देखिए जो ये मानते थे कि जो परलौकिक जीवन है, जो मरने के पश्चात प्राप्त होता है, तो इन पर जो मृतात्मा जो होती है उन पर भयंकर जीव आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, जिनसे वो नष्ट हो जाती हैं और जिनसे उन्हें डर लगता है, भयभीत रहते हैं जिनसे। तो इन सब से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, जो शव की काष्ठ पेटिका होती है उन पर इन्होंने चेतावनी और जादुई मंत्र लिखने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि उनको पढ़ के सर्प और घड़ियाल जैसे जो जीव हैं वो डर जाएं, या उसको पढ़ के वो चेतावनी पढ़ के वो वहीं पे रुक जाएं, उनको और मृतात्मा को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये जो चेतावनियाँ और ये जो शव पेटिका पर मंत्र, जादुई मंत्र लिखे जाते थे, उनको क्या कहा जाता था, कॉफिन टेक्स्ट कहा जाता था। तो ये आपका मध्य राजवंश है। अभी मध्य राजवंश में आपका और बाकी है थोड़ा सा, वो मैं आपको बताऊंगी कि मध्य राजवंश में आगे का क्या है। फिर हम देखेंगे दूसरी क्रिकेट की कला। तो आपका मध्य राजवंश मिस्र की कला में लास्ट है, इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो मुझे टेक्स्ट मैसेज करें या जूम मीटिंग पे मेरे साथ डिस्कस करें। थैंक यू।